साल था 1812 का, जब एक एडवेंचरर अरब डेजर्ट में रास्ता भटक गया। रास्ता भटक कर वो चट्टानों के बीच एक पतले रास्ते पर जा पहुंचा। उसके दोनों तरफ ऊंची चट्टानें थीं और बीच में एक सकरा रास्ता था जिसमें एक इंसान के अलावा शायद ही कोई गुजर सके। वो आगे बढ़ता गया। उसे बड़ा डर लग रहा था कि अगर ये रास्ता आगे से बंद निकला तो क्या होगा, तो शायद वो हमेशा के लिए यहीं फंस जाएगा। उसे कोई देखने तक नहीं आएगा। ऐसे ही ख्यालों में गुम वो 1.5 किलोमीटर का रास्ता तय कर गया, लेकिन फिर उसके सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से अचानक ही निकल गया, खजाना। जी हाँ, क्योंकि इस एडवेंचरर ने खोज लिया था एक ऐसा शहर जो 2000 से भी ज्यादा साल पुराना था। कौन सा था ये शहर और कौन था वो एडवेंचरर जिसने अरब के रेगिस्तान में इस शहर को खोज निकाला? आइए डिटेल्स में जानते हैं। 1812 में जोहान लुडविग बर्गहार्ट नाम का एक स्विस एडवेंचरर अरब रेगिस्तान में आया था। ये पहली बार नहीं था जब वो किसी एडवेंचर पर निकला था, मगर इस बार की जर्नी बेहद खास थी। उसके सामने लाइमस्टोन के पहाड़ पर बना हुआ एक आलीशान स्ट्रक्चर था। अगर इसकी लोकेशन की बात की जाए तो ये दक्षिणी जॉर्डन में एक प्राचीन स्ट्रक्चर था। अब सवाल ये था कि इस वीरान रेगिस्तानी भूमि पर इसे आखिर किसने और क्यों बनाया था। यकीनन ये सवाल हैरान कर देने वाला था। अगर इस स्ट्रक्चर की बात की जाए तो ये 127 फीट ऊंचा था, जिसे पहाड़ को तराश कर बनाया गया था। इसे अल खजाना कहा जाता है। अल खजाना यानी एक ऐसी जगह है जहां पर खजाना रखा जाता है, लेकिन ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि शानदार पिलर्स पहाड़ के बॉटम से उभरते हैं और उनके टॉप पर बहुत ही खूबसूरती से तराशे गए डिजाइन्स बने हुए हैं। इसमें एक बहुत बड़ी एंट्रेंस बनी हुई है जो देखी जाती है एक बड़े से कमरे की ओर। हालांकि यह कमरा बाहर से जितना डिजाइन वाला है, अंदर से बिल्कुल प्लेन है। यहाँ केवल पत्थर की नक्काशी दिखाई देती है। जैसे ही स्विस एडवेंचरर ने इसे देखा, वो हैरान रह गया, पर उसका मन नहीं भरा था। उसने चट्टानों में और भी गहराई में जाने का फैसला किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि वो इतिहास के खोए हुए शहर के बेहद नजदीक पहुंच चुका है। पर वो जितनी आगे जा रहा था, आगे जाकर उसकी हैरानी लगातार बढ़ती जा रही थी, क्योंकि यहाँ 6000 लोगों के बैठने के लिए एक खूबसूरत सा थिएटर था जिसे पत्थर को तराश कर बनाया गया था। इसके बाद उसे एक पाथवे मिला जो किसी बड़े से मंदिर जैसे स्ट्रक्चर तक जा रहा था। इसके अलावा चारों ओर खंडहर ही खंडहर बिखरे थे, जिन्हें देखकर साफ पता लग रहा था कि कभी कोई खूबसूरत सा शहर यहाँ हुआ करता था। इसके अलावा पहाड़ों की ऊंचाइयों पर भी कई मॉन्यूमेंट्स बने हुए दिखाई दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये था क्या? आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो एक ऐसे शहर के रूइंस यानी खंडहर ढूंढ चुका था जिसकी इतिहास में काफी अहमियत थी। एक्चुअल में 2000 साल पुराना ये शहर पेत्रा के नाम से जाना जाता है। सवाल ये है कि इस शुष्क भूमि पर रहने वाले लोग आखिर गुजारा कैसे करते थे, क्योंकि यहाँ तो दूर दूर तक पानी का कोई नामो निशान नहीं है। सवाल तो ये भी है कि चट्टानों को तराश कर वो स्ट्रक्चर्स आखिर कैसे और क्यों बनाते थे। इस वीरान रेगिस्तान में उनका क्या काम था? एंड इतना सब करने के बाद वो इस खूबसूरत से शहर को छोड़कर क्यों चले गए? आखिर क्या मजबूरी रही कि वो इसे छोड़ने पर मजबूर हो गए? ये सारे सवाल एडवेंचरर के मन में भी उठ रहे थे। तब उसने देखा तो उसे रेगिस्तान में रहने वाले एक कबीले की कहानी याद आ गई। दरअसल अपने बचपन में उसने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से एक कहानी सुनी थी कि अरेबियन डेजर्ट में एक ऐसा कबीला था जो भारत, चीन, इजिप्ट और रोम के बीच सिल्क और मसालों की ट्रेडिंग किया करता था। ये बहुत रिच लोग थे और अपने खजाने को ऊंची चट्टानों में छुपाया करते थे। ये बहुत फेमस कहानी थी। ग्रीक और रोमन सोर्सेस में इन लोगों का नाम नेबेटियंस बताया गया था। ये खाना बदोश लोग थे और 2000 साल पहले रेगिस्तान में टेंट लगाकर रहा करते थे। बार बार स्विस एडवेंचरर के मन में यही कहानी घूम रही थी, मगर सवाल ये था कि टेंट में रहने वाले लोगों ने पेत्रा जैसा शानदार शहर आखिर बनाया कैसे, और अगर उनके पास इतना शानदार शहर था तो वो टेंट लगाकर ही क्यों रहते थे। सवाल बहुत सारे थे जिनके जवाब ढूंढने अभी बाकी थे,
मगर अब तो उसकी खोज हो चुकी थी। बर्कहार्ट की डिस्कवरी के बाद पेत्रा को इंटरनेशनल पहचान मिलनी शुरू हो गई। अब दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस यहाँ आने लगे ताकि इस प्राचीन रहस्य को सुलझाया जा सके, क्योंकि 127 फीट ऊंची कंस्ट्रक्शन, वो भी पत्थर को तराश कर बनाना, कोई मामूली बात नहीं बल्कि बेहद खास बात थी। पर ये बना कैसे होगा? इसके लिए वर्कर्स ने जरूर कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर खड़ा किया होगा, ठीक वैसे ही जैसे आजकल बिल्डिंग बनाते वक्त मचान बनाया जाता है ताकि वर्कर्स खड़े होकर काम कर सके, है ना? मगर हैरानी की बात तो ये है कि अल खजाना ही नहीं बल्कि पेत्रा में दूसरे स्ट्रक्चर्स पर भी ऐसी कोई निशानियां नहीं थी जो उसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी देती हो। लगातार रिसर्च होती गई और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद में रिसर्चर्स को कुछ ऐसा मिला जो इस कंस्ट्रक्शन के बारे में जानकारी देता था। दरअसल यहाँ पर एक इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर था जिसमें इसके निर्माण का रहस्य छुपा हुआ था। इस इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर को देखकर ऐसा लगता है कि ये स्ट्रक्चर केवल ऊपर का हिस्सा है और बाकी नीचे का पत्थर काटा ही नहीं गया। इससे पता चलता है कि नबातियंस किसी स्ट्रक्चर को ऊपर से बनाना शुरू करते थे और धीरे धीरे नीचे की ओर आते थे। ट्रेजरी यानी अल खजाना की कंस्ट्रक्शन में भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। इसके लिए वो पहले बराबर वाली चट्टानों पर चढ़े होंगे और फिर हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लाइमस्टोन के पहाड़ में खुदाई करते होंगे ताकि शाफ्ट के अंदर खड़े होकर पिलर्स और अलग अलग डिजाइन तराशे जा सके और फिर धीरे धीरे नीचे बढ़ते होंगे। इस तरह से जब ऊपर का स्ट्रक्चर बन जाता होगा तो फिर बारी आती होगी नीचे की। हालांकि तब तक नीचे पत्थरों का बहुत ज्यादा मलबा जमा हो जाता होगा जिस पर चढ़कर बाकी का काम काफी आसानी से हो जाता होगा। ये सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ना? मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि दुनिया भर में जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स पर कंस्ट्रक्शन मिलते हैं उनमें ये तरीका कहीं और नहीं देखा गया था। वैसे इस ट्रिक के बारे में पूरी तरह तब पता चला जब आर्किटेक्ट्स ने अमेरिका में पेत्रा जैसा स्ट्रक्चर तराश कर बनाना शुरू किया था, क्योंकि उनके पास इसके बारे में कोई और जानकारी नहीं थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पेत्रा में बहुत कम इंस्क्रिप्शन मिले हैं। यहाँ पर केवल 1-2 जगह ही कुछ लिखा हुआ मिला था। अगर इस लैंग्वेज की बात की जाए तो ये लैंग्वेज मिडिल ईस्ट में यीशु के टाइम में यूज होती थी, और अगर इस स्क्रिप्ट की बात की जाए तो इसमें लिखा था कि ये टॉम्ब बहुत खतरनाक है, इसके अंदर जो कुछ भी है उसको ना कभी बदला जाए और ना ही यहाँ से निकाला जाए। मगर जिस टॉम्ब के बाहर ये सब लिखा हुआ था उसके अंदर केवल कुछ शेल्फ के अलावा और कुछ भी नहीं था। हालांकि अगर इन शेल्फ की बात की जाए तो इन्हें देखकर अंदाजा लगाया गया कि यह डेड बॉडी रखने के काम आती थी। एक्चुअल में ये जगह लोगों का कब्रिस्तान चैम्बर हुआ करता था। पेट्रा की चट्टानों में ऐसे लगभग 800 से ज्यादा चैम्बर्स मिल चुके हैं। हालांकि स्टार्टिंग में ये समझा जाता था कि शायद ये शहर कोई कब्रिस्तान था, मगर बाद में पता चला कि ये कब्रिस्तान नहीं था, क्योंकि रिसर्च में यहाँ कुछ ऐसे सबूत मिले जो यहाँ जिंदा लोग होने का इशारा करते थे। साथ ही यहाँ के लिविंग एरिया का साइज का अंदाजा लगाने पर मालूम पड़ा कि अपने गोल्डन पीरियड के दौरान पेट्रा में 20,000 से 30,000 लोग रहा करते थे। लेकिन सवाल ये आता है कि ये 30,000 लोग उस वीरान रेगिस्तान में सरवाइव कैसे करते थे? आखिर ये लोग पानी कहाँ से लाते थे? लगातार रिसर्च होती रही तो एक सुराग सामने आया। पेट्रा में एक स्ट्रक्चर है जिसे कहा जाता है ग्रेट टेम्पल। ग्रेट टेम्पल के फर्श पर कुछ ऐसे सुराख मिले हैं जिन्हें देखकर लगता है कि कभी यहाँ से पानी गुजरा करता था। एक्सपर्ट्स ने जब इस जगह को ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से स्कैन किया तो फिर एक सच उनके सामने आया। वैसे अगर ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार यानी GPR की बात की जाए तो ये जमीन में रेडियो सिग्नल्स भेजता है और जमीन के अंदर मौजूद अलग अलग मटेरियल्स से टकराकर ये सिग्नल अलग अलग स्पीड से वापस आते हैं। जैसे मिट्टी से टकराकर ये धीरे धीरे वापस आते हैं, जबकि खाली जगह में इनकी स्पीड तेज हो जाती है। सिग्नल की स्पीड को देखकर ही अंदाजा लगाया जाता है कि जमीन के अंदर कहां पर खाली जगह है। जैसे ही GPR का रिजल्ट आया तो पता चला कि मंदिर के फर्श के नीचे चैनल का एक पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे घर में फर्श की कंस्ट्रक्शन से पहले प्लम्बिंग का काम होता है। ये एविडेंस काफी था ये बताने के लिए कि 30,000 लोग यहाँ पर कैसे सरवाइव करते थे। ये एविडेंस इस बात को साबित करने के लिए भी काफी था कि पेट्रा में अंडरग्राउंड पानी का नेटवर्क था। मगर अब सवाल ये था कि आखिर ये पानी आता कहाँ से था,
क्योंकि ये जगह दुनिया की सबसे सूखी जगहों में से एक मानी जाती है। हालांकि क्योंकि आज भी यहाँ कुछ लोग रहते हैं, वो पानी के एक रिजर्वॉयर का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहा जाता है एन मूसा। जमीन के नीचे से पानी आता है, मगर समस्या ये है कि पेट्रा की साइड से ये लगभग 8 किलोमीटर दूर है। इसलिए सवाल उठता है कि नेबेटियंस एन मूसा से पानी को चट्टानों के बीच 8 किलोमीटर नीचे कैसे लाते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि पुरानी सभ्यता के राज उन्हीं के खंडरों में छुपे होते हैं। ये राज भी हमें ट्रेजरी की पतली एंट्रेंस में मिल ही गया, क्योंकि यहाँ चट्टानों के बीच पाइपलाइन के निशान देखे गए। यहाँ ऐसी पाइपलाइन थी जो छोटे छोटे सेक्शंस में जोड़ी गई थी, मगर समस्या ये थी कि वैज्ञानिकों को समझ नहीं आ रहा था कि जब पाइप के छोटे छोटे हिस्सों में से पानी गुजर रहा होगा तो जरूर लीक भी करता होगा। मगर नेबेटियंस के लिए तो पानी इतना इम्पोर्टेंट था कि वो पानी को बर्बाद नहीं कर सकते थे। लेकिन जब भी पानी किसी पाइपलाइन से गुजरता है तो उसके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स बन जाते हैं जो पाइप के अंदर प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे पानी का फ्लो कम हो जाता है। ये प्रेशर पानी की दीवारों को अंदर से पुश करता है और अलग लाइन में जोड़ हो तो उसमें से पानी लीक होगा ही। इसके लिए हाइड्रो इंजीनियर्स ने कई एक्सपेरिमेंट किए और फिर सामने आया कि अगर पाइपलाइन का एंगल 4 डिग्री पर झुका होगा तो पाइप में एयर पॉकेट्स नहीं बनेंगे। इससे पानी का फ्लो तो अच्छा होगा ही, साथ ही लीकेज भी नहीं होगा। मगर आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि जब एक्सपर्ट्स ने पेट्रा में बिछाई गई पाइपलाइन के एंगल को देखा तो वो हैरान रह गए, क्योंकि इतने पुराने ज़माने में भी उनकी इंजीनियरिंग कमाल की थी, क्योंकि ये पाइपलाइन 4 डिग्री के एंगल पर ही झुकाई गई थी। इससे साबित होता है कि 2000 साल पहले भी नेबेटियंस वो जानते थे जो वैज्ञानिकों ने हाल ही में खोजा है। ये सब देखने के बाद ये क्लियर हो चुका था कि नेबेटियंस हाइड्रो इंजीनियरिंग के मास्टर्स हुआ करते थे। इसके बाद में और भी खोज की गई तो पता चला कि पेट्रा में पानी केवल एन मूसा से नहीं बल्कि पहाड़ों से आने वाले फ्लैश फ्लड्स से भी सप्लाई होता था। क्योंकि आज भी जब यहाँ पर फ्लैश फ्लड्स आते हैं तो वो काफी तेजी से आते हैं। इनसे बचने के लिए पेट्रा में अलग अलग लोकेशंस पर एंशिएंट डैम्स बनाए गए थे। आज तक रिसर्चर्स ने यहाँ पर 5 एंशिएंट डैम्स ढूंढ लिए हैं, जिनमें से कुछ की दीवारें 200 साल से आज तक सलामत हैं। अगर इन डैम्स की बात की जाए तो ये केवल पानी स्टोर करने का काम ही नहीं आते, बल्कि शहर को फ्लड्स की तबाही से भी बचाते थे। अब तक पेट्रा के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल चुकी है। आज हम जानते हैं कि यहाँ बसने वाले नेबेटियंस चीन और इंडिया के बीच ट्रेडिंग किया करते थे और उन्होंने स्किल्स हासिल की थी। उनकी स्किल्स ऐसी थी जो दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिली, फिर चाहे इजिप्ट की सभ्यता हो या फिर हड़प्पा की सभ्यता। मगर सवाल अभी भी वहीं का वहीं है कि आखिर ये शहर वीरान क्यों हुआ। आखिर यहाँ रहने वाले 30,000 लोग अपने बसे हुए शहर को छोड़ने पर मजबूर क्यों हो गए। इसके बारे में वैज्ञानिकों को भी कोई जानकारी नहीं मिल रही है। मगर जब उस दौर के टेक्स्ट को देखा गया तो पता चलता है कि सन 363 में एक बहुत खतरनाक अर्थक्वेक आया था। पेट्रा में आज भी ऐसे टूटे हुए स्ट्रक्चर्स का मलबा देखने को मिलता है, जिसे देखकर कोई भी कह सकता है कि ये अर्थक्वेक का काम है। शायद उस तबाही की वजह से ही पेट्रा के कई स्ट्रक्चर्स गिर गए और यहाँ के टैंक भी टूट गए होंगे। जो पानी लोगों को जिंदा रखता था वही उनकी जान का दुश्मन बन गया होगा। इस पूरे शहर में फ्लैश फ्लड आ गया होगा और पूरा शहर बह गया होगा। इसके बाद में कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बच गया जो आज खंडरों के रूप में है। अब ना तो यहाँ पर पानी बचा था और ना ही कोई सिस्टम, इसलिए ट्रेडर्स ने अपना रास्ता बदल दिया और शहर के लोग आहिस्ता आहिस्ता दूसरे शहरों में चले गए। इस तरह से पेट्रा का अंत हो गया। हालांकि आज पेट्रा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। ये 1985 में मिला था। वैसे आपको क्या लगता है, क्या अर्थक्वेक की थ्योरी सही है या फिर वो यहाँ से बस यूं ही चले गए? कमेंट करके बताइएगा जरूर। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।